हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज अंकिता एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ जुडिशरी गोल्ड। स्कूप के अपने इस नए एपिसोड में आज हम जानने वाले हैं एक ऐसे केस के बारे में जिसने रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण के संदर्भ में बहुत सारे बड़े चेंजेस किए, एक नया इंटरप्रिटेशन दिया, एक नई समझ दी हमें रिजर्वेशन के संदर्भ में। जिन चीज़ों को हम लिमिट समझते आ रहे थे आपके रिजर्वेशन की, उन्हीं लिमिट्स को एक तरीके से बढ़ा दिया गया है यहाँ पर, या आप कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल यानी कि लचीला बता दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस पर्टिकुलर केस के जजमेंट में। केस का नाम है जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2019, जहां पर संविधान के एक संशोधन को जो पार्लियामेंट ने 2019 में किया था उसे चैलेंज किया गया। संशोधन का नाम था 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019. This amendment basically brought few changes in the Article 15 and 16. It added Article 15 clause 6 and 16 clause 6. यानी कि दोनों ही आर्टिकल्स में एक क्लॉज 6 ऐड हुआ, यानी कि खंड 6 ऐड हुआ, और इस खंड 6 के माध्यम से EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से कमजोर जो वर्ग था, उसको अप टू 10%, 10% तक का आरक्षण देने का वादा किया गया। अब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कौन होगा या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आएगा कौन? तो वो लोग जिनकी पारिवारिक वार्षिक इनकम यानी कि आपकी पारिवारिक वार्षिक आय, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे एनुअल फैमिली इनकम, इज लेस देन और इज 8 लाख रुपीज। तो जिनकी भी पारिवारिक वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम या 8 लाख रुपए है, उन लोगों को ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में लिया जाना था और उनको मिलना था रिजर्वेशन। ठीक है, यानी कि उन्हें मिलना था आरक्षण आपकी नौकरियों में भी और पढ़ाई के संस्थाओं में भी। इसी बात को चैलेंज किया गया आपके इस केस के अंदर। केस में एक 5 जजेस की बेंच को बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग ये कई बार मामला उठा या कई सारी याचिकाएं लाई गई बेसिकली इस अमेंडमेंट के आने के बाद में, कि ये जो है 50% के जो आपके आरक्षण की सीलिंग है उसको एक तरीके से उसका उल्लंघन कर रहा है या उसको तोड़ रहा है, आप उसके पीछे जा रहा है, उसके बियॉन्ड जा रहा है। और यहाँ पर आपने जो आरक्षण दिया है ईडब्ल्यूएस का, अब मेन जो बात थी चैलेंज के लिए वो ये थी कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आप कहां से छानेंगे? वो लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर तो हैं, वो भी ठीक है, आपने ये भी बता दिया कि वार्षिक आय कितनी चाहिए, लेकिन ये होंगे कहां से? तो पार्लियामेंट का कहना था कि ये होंगे जनरल कैटेगरी के लोग, यानी कि वो लोग जो अनारक्षित हैं। तो अनारक्षित लोगों में से अनरिजर्व्ड कैटेगरी में से, यानी कि वो लोग जिन्हें पहले से कोई भी आपका रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, यदि वो क्या है आपके जनरल कैटेगरी में आने वाले लोग या अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आने वाले लोग, अगर आर्थिक रूप से ये पूरा का पूरा जो आपका परीक्षण है इस पर खरे उतरते हैं, तो उनको ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन मिलेगा 15 क्लॉज 6 और 16 क्लॉज 6 के अंदर। तो इसी की वजह से जो बहुत सारी याचिकाएं दर्ज करी जा रही थी या लाई जा रही थी, उनमें ये कहा जा रहा था कि आप अनारक्षित वर्ग को एक रिजर्वेशन दे रहे हो आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण, लेकिन आप यही रिजर्वेशन SC ST OBC को नहीं दे रहे हो, जो कि अपने आप में समता के अधिकार को एक तरीके से आप कह सकते हो कि उसका उल्लंघन करना है या उसका इन्फ्रिंजमेंट करना है। चलिए, सो हम एक बार फैक्ट्स की तरफ और देख लेते हैं फटाफट से। देयर वर अ लॉट ऑफ पिटिशंस, एज आई सेड, मेनी पिटिशंस और मेनी PIL स्टार्टेड गेटिंग इंस्टीट्यूटेड इन द सुप्रीम कोर्ट, एंड उन्हीं सबको एक साथ एकत्रित करके जो है आपके जनहित अभियान जो पूरा का पूरा वो पिटिशन है वो लीड किया गया। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ 103rd अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया। पिटिशनर का आर्ग्यूमेंट क्या था, ध्यान से देखना, यानी कि जनहित अभियान का आर्ग्यूमेंट क्या था, ध्यान से देखते हैं। दे सेड रिजर्वेशन बेस्ड ओनली ऑन इकोनॉमिक क्राइटेरिया इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अब देखिए, जहां रिजर्वेशन के संदर्भ में बात करी हुई है हमारे संविधान के अंदर, वहां पे जो शब्दावली यूज हुई है वो है आपका सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड। एजुकेशनली बैकवर्ड यानी कि सामाजिक और आपके शैक्षिक तौर पर जो पिछड़ा वर्ग है उनको रिजर्वेशन देने की, और SC ST को रिजर्वेशन देने की बात हुई है। लेकिन यहां पर जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है वो क्या है आपका, वो दिया जा रहा है कंप्लीटली आर्थिक आधार पर। तो सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं का यह कहना था कि सिर्फ आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन देना संविधान के रिजर्वेशन देने वाले प्रावधानों के विरुद्ध है, या संविधान की जो कल्पना है आरक्षण को लेकर के उसके विरोध में है। फिर उसके बाद में इनका कहना था कि एक्सक्लूडिंग SC ST OBC फ्रॉम द EWS इज डिस्क्रिमिनेटरी, यानी कि
आपका इस रिजर्वेशन से, इस आरक्षण से या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से एससी एसटी और ओबीसी को बाहर कर देना और सिर्फ अनारक्षित वर्ग के अंदर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी ढूंढ करके निकालना या छांटना, ये अपने आप में क्या है, अपने आप में आपके एससी एसटी ओबीसी के साथ में डिस्क्रिमिनेशन है, यानी कि विभेद है। फिर फर्दर इनका कहना था द अमेंडमेंट ब्रीचेस 50% सीलिंग, 50% की जो लिमिटेशन है, जो परिसीमा है, उसका भी उल्लंघन हो रहा है इस 10% तक के रिजर्वेशन से। फिर इनका कहना था इट वायलेट्स द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, यानी कि मूल ढांचे की सिद्धांत को भी ये क्या करता है, आपके उसका भी ये उल्लंघन करता है। इसी के चलते एक 5 जजेस की बेंच बनाई गई, कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक बेंच बनाई गई, जिसके पास ये केस रेफर किया गया डिसाइड करने के लिए। अब आगे देखते हैं हम कि इसमें इश्यूज क्या थे। सबसे पहला इशू जो कोर्ट के सामने था वो ये था कि वेदर द रिजर्वेशन कैन बी बेस्ड सोली ऑन इकोनॉमिक क्राइटेरिया, क्या आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन आरक्षण दिया जा सकता है सिर्फ, है ना? क्या पॉवर्टी अलोन कैन बी अ वैलिड ग्राउंड फॉर अफर्मेटिव एक्शन? आपके लिए एक सकारात्मक कार्य करे राज्य या एक सकारात्मक पॉलिसी बनाए राज्य, क्या इसके लिए सिर्फ गरीबी एकमात्र आधार हो सकता है? तो पहला तो आपके पास में ये सवाल था या इशू था। दूसरा था वेदर एक्सक्लूडिंग एससी एसटी ओबीसी फ्रॉम द ईडब्ल्यूएस कोटा वायलेट्स इक्वालिटी, डज दिस एक्सक्लूजन ऑफेंड आर्टिकल 14? क्या समता के अधिकार का यहाँ पर उल्लंघन किया जा रहा है एससी एसटी ओबीसी को बाहर रखते हुए? फिर उसके बाद में वेदर द 10% ईडब्ल्यूएस कोटा ब्रीचेस द 50% सीलिंग, क्या 50% की सीलिंग को या परिसीमा को, क्या ये इसका उल्लंघन कर रहा है आपका ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन, जो कि इंदिरा साहनी केस में दी गई थी? और साथ में ये सवाल भी उठा कि अगर नहीं कर रहा है उल्लंघन, तो क्या इंदिरा साहनी केस के अंदर ये जो कैप, यानी कि ये जो अपर लिमिट बताई थी 50% की, सीलिंग बताई थी 50% की, क्या ये अपने आप में फ्लेक्सिबल है, लचीली है, इसको बढ़ाया घटाया जा सकता है? फिर whether the 103rd amendment violates the basic structure, especially the equality code and the social justice framework? तो दूसरा सवाल ये था कि क्या मूल ढांचे का उल्लंघन करती है, क्या बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करती है किसी भी तरह से? अब इस पर एक एक करके आर्ग्यूमेंट देखते हैं। पेटिशनर्स आर्ग्यूड, पेटिशनर यानी कि आपके जनहित अभियान की तरफ से जो याचिकाएं थी उसमें क्या कहा गया? याचिकाकर्ताओं ने कहा रिजर्वेशन अंडर आर्टिकल 15 एंड 16 हिस्टोरिकली एड्रेसेस सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस, नॉट मेयरली पोवर्टी। तो क्या कहता है, सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन को यहाँ पर देखते हुए रिजर्वेशन देने की बात करी गई है, आरक्षण देने की बात करी गई है, ना कि गरीबी को। तो गरीबी को कभी सच आधार नहीं बनाया गया। फिर उसके बाद में क्या था कि आपकी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, एससी एसटी ओबीसी को ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बाहर रखना, ये भी अपना समता के अधिकार का उल्लंघन है। 50% की सीलिंग यहाँ पर ब्रीच करी जा रही है या उसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। और पार्लियामेंट संविधान को इस हद तक नहीं संशोधित कर सकता कि संविधान का मूल ढांचा यानी कि उसका बेसिक स्ट्रक्चर, उसकी मूल आकृति ही क्या हो जाए, छिन्न भिन्न हो जाए। अब आगे हम बात करते हैं कि इसके ऊपर यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि जिनके विरुद्ध केस किया गया उनका क्या कहना था। तो क्योंकि सरकार के विरुद्ध याचिका थी, तो यहाँ पे सरकार ने, पार्लियामेंट का क्या जवाब है, लेट अस सी। इकोनॉमिक वीकनेस इज अ रियल फॉर्म ऑफ डिसएडवांटेज। सुप्रीम जो आपकी यूनियन ऑफ इंडिया थी उनका कहना था कि देखिए, गरीबी जो है ना, आज की तारीख में सबसे बड़ा पिछड़े होने का कारण और सबसे बड़ा दुखद कारण आप एक तरीके से कह सकते हैं लोगों के, ये डिसएडवांटेज लोगों के पास जो है वो यही है कि वो गरीब है भाई। क्योंकि अगर आप गरीब हैं तो बहुत सारी चीजें हैं ना जिनसे आप पिछड़ जाएंगे। आप नरिशमेंट में पिछड़ जाएंगे, आप एजुकेशन में पिछड़ जाएंगे, आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में पिछड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें, आप अपॉर्चुनिटी, अवसर नहीं मिलेगा आपको कोई भी चीज करने का पैसों के कारण। तो इसीलिए जो गरीबी है, पॉवर्टी जो है, ये क्या है, ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है आज की तारीख में। एग्जिस्टिंग रिजर्व कैटेगरीज ऑलरेडी एंजॉय सेपरेट एफर्मेटिव एक्शंस। जहां ये बात थी कि एससी एसटी ओबीसी को रिजर्वेशन से बाहर रख करके उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, तो उस पर यूनियन ऑफ इंडिया का यानी कि भारत संघ का जवाब ये था कि देखिए, इनको ऑलरेडी रिजर्वेशन मिला हुआ है। एससी एसटी ओबीसी कैटेगरीज, इनको ऑलरेडी आर्टिकल 15 और 16 में रिजर्वेशन दे दिया जा चुका है अलग अलग खंडों में। ईडब्ल्यूएस इज एन एडिशनल एनेबलिंग प्रोविजन। उनका कहना था कि ये एक और एडिशनल प्रोविजन है, ये उन प्रोविजंस को हटा करके नहीं आ रहा है या उनके साथ कंपीट करने के लिए नहीं आ रहा है, बल्कि ये एक और एक्स्ट्रा प्रोविजन है जो आर्थिक तौर पर कमजोर लोगों को सपोर्ट करने के लिए और ऊपर बढ़ाने के लिए आया है। फिर साथ में ये भी कहा कि जो 50% का रूल है आपका सीलिंग जो है, वो हर जगह पर रिजिड यानी कि कठोर नहीं है, कई जगहों पर वो फ्लेक्सिबल भी है, लचीली भी है और उसे बदला जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। फिर साथ में
में ये भी कहना था आपके यूनियन ऑफ इंडिया का, भारत संघ का, कि पार्लियामेंट यानी संसद की जो पावर है संशोधन करने की आर्टिकल 368 में, वो काफी ज्यादा बड़ी पावर है और काफी ज्यादा विस्तृत पावर है, विस्तृत शक्ति है, जिसका उपयोग करते हुए संविधान के अंदर ये संशोधन करना असंवैधानिक नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि इसके ऊपर आपका जजमेंट क्या दिया सुप्रीम कोर्ट में। सबसे पहले तो 5 जजेस की बेंच थी, 3:2 की मेजोरिटी से जजमेंट आया, यानी कि 3 जजेस थे जो आपके संशोधन के फेवर में थे, संशोधन को संवैधानिक बता रहे थे, और वहीं 2 लोग थे जो ये कह रहे थे कि संशोधन संवैधानिक नहीं है, यानी कि उन्होंने डिसेंटिंग ओपिनियन दिया अपना। अब देखते हैं, जस्टिस दिनेश महेश्वरी, बेला त्रिवेदी और जेबी पारदीवाला, ये आपके तीनों सपोर्ट में थे इस पर्टिकुलर आपके अमेंडमेंट के। यहाँ पे इकोनॉमिक क्राइटेरिया अलोन इज वैलिड, क्या कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कि सिर्फ आर्थिक आधार पर वर्गीकरण करके आरक्षण देना ये अपने आप में संवैधानिक आधार है, इसमें असंवैधानिक कुछ भी नहीं है। इकोनॉमिक वीकनेस कैन इंडिपेंडेंटली जस्टिफाई अफर्मेटिव एक्शन। पार्लियामेंट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्थिक कमजोरी है ना, आर्थिक कमजोरी से लोगों को निकालना अपने आप में, या आर्थिक कमजोरी अपने आप में एक आधार बनती है, या एक आपको पात्र बनाती है सहायता का, है ना। इसी वही देखते हुए राज्य क्या कर रहा है, अफर्मेटिव एक्शन यानी कि आरक्षण देकर के आपको सहायता दे रहा है। दिस वाज अ मेजर शिफ्ट बिकॉज अर्लियर रिजर्वेशन जूरिस्प्रूडेंस फोकस मेनली ऑन द सोशल बैकवर्डनेस। अब क्यों ये जजमेंट जरूरी है, क्योंकि इसके पहले जो जूरिस्प्रूडेंस है, जो समझ थी हमारी रिजर्वेशन को लेकर के, वो समझ थी सिर्फ किस आधार पर, सोशल बैकवर्डनेस पे। क्योंकि अगर हम शुरू से देखें, अगर हम शुरुआती तौर पे देखें, जब संविधान के अंदर आरक्षण की बात करी गई थी, तो वो सिर्फ और सिर्फ सामाजिक तौर पर पिछड़े हुए लोगों को ऊपर बढ़ाने के लिए हुई थी, क्योंकि उस समय पर जो हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती थी, वो थी सामाजिक पिछड़ापन लोगों का, है ना। चलिए अब हम बात करते हैं कि इसके आगे और जजमेंट में क्या पॉइंट्स कहे गए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने फर्दर कहा कि एक्सक्लूजन ऑफ एससी एसटी ओबीसी इज वैलिड। सुप्रीम कोर्ट ने, मेजोरिटी ने ये बात भी कही कि देखिए, इन क्लासेस को अलग करना या इनको ये रिजर्वेशन नहीं देना अपने आप में गलत नहीं है, क्योंकि एससी एसटी ओबीसी को रिजर्वेशन 15 खंड 4, 15 खंड 5 और 16 खंड 4 में दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। फिर देयरफॉर एक्सक्लूडिंग देम फ्रॉम द ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन डज नॉट वायलेट इक्वालिटी इन एनी वे। तो जिस तरीके से आपने पूरे लोगों में से या पूरे नागरिकों में से एससी एसटी को अलग किया है, उसी तरीके से आपने बचे हुए जो नागरिक थे उनमें से आपने ईडब्ल्यूएस को अलग कर दिया। तो ये किसी भी तरीके से उनके अधिकार का उल्लंघन नहीं कर रहा है, उन्हें अपने संरक्षण ऑलरेडी दिए जा चुके हैं आर्टिकल 15 क्लॉज 4, 5 एंड 16 क्लॉज 4 में। फिर 50% सीलिंग क्या तोड़ी जा रही है, क्या ये फ्लेक्सिबल है? सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि हाँ, ये फ्लेक्सिबल है, इट इज नॉट रिजिड एज सच। द कोर्ट clarified the Indrasani cases 50% rule is a rule of prudence, not an inviolable constitutional limit। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कोई संविधान द्वारा बनाई हुई ऐसी परिसीमा नहीं है जिसका उल्लंघन नहीं किया सकता है, जिसको पीछे नहीं ढकेला जा सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके विवेक के आधार पर, है ना, आपके विवेक के आधार पर बनाया हुआ एक नियम है, रूल है। तो आप अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए इस नियम के अंदर जो है थोड़े बहुत बदलाव कर सकते हैं। सो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन बियॉन्ड 50% वाज अपहेल्ड एज वैलिड। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि 50% का ये जो सीलिंग है, इसके बियॉन्ड जो रिजर्वेशन है, इसके आगे जाकर के हम जो आपको रिजर्वेशन दे रहे हैं 10% ईडब्ल्यूएस का, ये अपने आप में संवैधानिक है, असंवैधानिक नहीं है। सो आर्टिकल 15 क्लॉज 6 और आपके 16 क्लॉज 6 के साथ में इसे पढ़ना बहुत जरूरी है। अब एक और बहुत जरूरी बात जो यहाँ पर है, वो है आपका डिसेंटिंग ओपिनियन। डिसेंटिंग ओपिनियन यानी कि इस जजमेंट के विपक्ष में कौन था। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बात की थी कि 3:2 के जो अनुपात है उसमें जजमेंट दिया गया था, मेजोरिटी से जजमेंट दिया गया था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित और आपके जस्टिस रविंद्र भट्ट, यानी कि जो सीजीआई खुद थे, वो भी इस जजमेंट के विरोध में थे, और आपके जो जस्टिस रविंद्र भट्ट है, वो भी इसके विरोध में थे। उन्होंने डिसेंटिंग ओपिनियन दिया। अभी डिसेंटिंग ओपिनियन बहुत जरूरी है आपके मेंस आंसर राइटिंग के लिए। उनका कहना था एक्सक्लूडिंग एससी एसटी ओबीसी पुअर पर्सन्स फ्रॉम ईडब्ल्यूएस इज डिस्क्रिमिनेटरी, कि आपके एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी में जो गरीब वर्ग है, जो आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग है, उसको यहाँ पर नहीं रखना अपने आप में विवेदात्मक है और अपने आप में डिस्क्रिमिनेटरी है। फर्दर उनका कहना था इट डैमेजेस द इक्वालिटी कोड, ये इक्वालिटी के कोड को एक तरीके से डैमेज करता है। ब्रीचिंग 50% विदाउट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेसिस इज डेंजरस। उनका साथ में ये भी कहना था कि 50% की इस सीलिंग को जो इतने वर्षों से चली आ रही थी, इतने सालों पहले सुप्रीम कोर्ट ने इजाद करी थी, उसको तोड़ना, उसको इस
इतना फ्लेक्सिबली ले लेना बिना किसी बहुत ठोस कारण के या बिना किसी बहुत ठोस परीक्षण के अपने आप में थोड़ा सा डेंजरस है, थोड़ा सा खतरे से भरा हुआ है। दिस डिसेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेन्स आंसर राइटिंग। ये बात मैंने यहाँ पर भी मेंशन कर दी कि अगर आपने मेरे बोलने पे मिस कर दिया हो तो यहाँ लिखा हुआ है कि ये मेन्स आंसर राइटिंग के लिए डिसेंटिंग ओपिनियन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, दिल्ली जैसे स्टेट्स जहाँ पर प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में भी अक्सर आपके डिसेंटिंग ओपिनियंस पे सवाल बनते हैं, आपके जजमेंट पे सवाल बनते हैं, वहाँ पर भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होता है। सो आई होप इस जजमेंट से आपको आर्टिकल 15 क्लॉज 6 और 16 क्लॉज 6 और 103rd अमेंडमेंट समझने में सहायता हुई होगी और साथ ही में इस केस को भी पूरी तरीके से समझने में सहायता हुई होगी। सो अगला कौन सा केस आप मुझे सुनना चाहते हैं? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। बाय एवरीवन, मेक योर डे ग्रेट।